नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम आरंभ करते हैं हिंदी भाषा और साहित्य। तो आरंभ करने से पहले, हिंदी में प्रवेश से पहले हम संपूर्ण रूप से जानना चाहेंगे कि भाषा क्या है। भाषा सामान्य रूप से हम बात करें तो आम बोलचाल पर काम आने वाली व्यवस्था को हम भाषा कहते हैं। तो परिभाषाओं के रूप में बात करेंगे। जो भाषा शब्द है वो वस्तुतः संस्कृत की भाष धातु से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी। और हम इसमें और आगे जोड़े तो व्यक्त वाणी ऐसी जो सार्थक वाणी हो। तो अनेक विद्वानों ने इसकी अलग अलग व्याख्या की है, परिभाषाएं दी हैं। महान निरुक्तकार महर्षि यास्क ने कहा है, मनुष्य द्वारा वाणी से उच्चरित ध्वनि संकेतों से गठित शब्दमयी भाषा ही वस्तुतः भाषा है, क्योंकि उसमें स्पष्टता, असंदिग्धता तथा सुगमता है। और उसके साथ ही अलग अलग विद्वानों ने भाषा की परिभाषा देते हुए सबसे पहले हम बात करें कि अगर भारतीय परिभाषाएं क्या क्या है, तो पतंजलि ने कहा है, व्यक्तावाची वर्णा येषा तय इमे व्यक्तवाच है। अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं, पतंजलि कहते हैं। वहीं पर कामता प्रसाद गुरु, जो हिंदी व्याकरण के रचयिता हैं, कामता प्रसाद गुरु ने कहा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार स्वयं स्पष्टतः समझ सकता है। और उसी के साथ में बाबूराम सक्सेना भी एक हिंदी व्याकरण हुए हैं। बाबूराम सक्सेना कहते हैं, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उन्हें समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है। देवेंद्र नाथ शर्मा इसमें अपने ढंग से व्यक्त करते हैं, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाषा भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा है, अथवा जिनकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय का सहयोग करते हैं उस यादृच्छिक का तात्पर्य होता है कि जैसा भी इच्छा अनुसार जैसा भी काम में लिया। अलग अलग भाषाओं में एक ही शब्द को अलग अलग कहा जाता है, तो हम यादृच्छिक को देखेंगे आगे। उस यादृच्छिक रूढ़ यानी उसके लिए निर्धारित हो चुका है, रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जिन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना में 3 संस्थापक थे, उसमें प्रमुख रहे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। उन्होंने कहा है, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेता का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। उसी के साथ में एक महत्वपूर्ण परिभाषा आती है हमारे सामने, भोलानाथ तिवारी का कहना है, भाषा उच्चारण अवयवों से, उच्चारण अवयव का तात्पर्य होगा आपके ओठ, नासिका से भी कुछ उच्चारण होते हैं, कंठ, जीवा, तालु, ये सारे उच्चारण अवयव है। तो क्या परिभाषा दी इन्होंने, भाषा उच्चारण, ये होगी यहीं पर, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित मूलतः प्राय यादृच्छिक, अधिकांश यादृच्छिक हो सकती है कि उसको किसी भी ढंग से काम में लिया जा सकता है। यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और इसी ढंग की आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा भी परिभाषा देते हैं, भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चरित संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग अथवा भाव अभिव्यक्ति करते हैं। तो काफ़ी हमारे सामने एक स्वरूप प्रस्तुत हो चुका है कि भाषा की परिभाषा हम उसको कह सकते हैं। भाषा जैसे अगर हम टेबल को बजा दें, खटखट करें, अलमारी को बजाएं, या फिर जो पक्षियों की जो आवाज़ है, ध्वनि संकेत वो भी है, ध्वनि है वो, लेकिन उसको हम सार्थक नहीं है इसलिए उसे हम भाषा का रूप नहीं दे सकते, और वो विचार विनिमय के लिए उपयोग नहीं आती इसलिए भी हम उसे भाषा का रूप नहीं दे सकते। तो ये जो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग भाषा के परिभाषा दी है उससे कुछ स्पष्ट होता है। और साथ ही पाश्चात्य विद्वानों ने भी परिभाषा दी है। पाश्चात्य विद्वानों में हेनरी स्वीट की हम परिभाषा देखेंगे, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। तो जहाँ पर भारतीय विद्वानों ने विचार विनिमय, आपस में विचार व्यक्त करना, समझने को कहा था भाषा, वहीं पर हेनरी स्वीट कहते हैं विचारों का प्रकटीकरण, तो उसे हम भाषा कहते हैं। और ये लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। वहीं पर हम आगे बात करें तो ए.एच. गार्डिनर काफ़ी प्रसिद्ध लेखक रहे हैं पाश्चात्य जगत में, अंग्रेजी साहित्य के।
उन्होंने कहा है विचाराभिव्यक्ति के लिए प्रस्तुत होने वाले ध्वनि संकेत भाषा है। और मैक्स मुलर की अगर हम परिभाषा देखें, मैक्स मुलर ने संस्कृत साहित्य का, भारतीय साहित्य का काफ़ी अध्ययन किया, जर्मन मैक्स मुलर। वो कहते हैं भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं और जो चाहते हैं। इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में ही नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। बिल्कुल ये प्रकृति की उपज नहीं है। जब हम इसकी परिभाषा देखेंगे भाषा की, तो भाषा अपने आप उत्पन्न नहीं हुई है। एक सिद्धांत आता है, देवीय सिद्धांत आता है, देवीय उत्पत्ति का। तो हम ये कहना चाहेंगे कि भाषा क्रमिक विकास से उत्पन्न हुई है, उसका सुधार होते रहे और आज भी होता रहता है। और आगे हम देखें तो ब्लॉक व ट्रेगर ने परिभाषा अच्छी दी है, लगभग भारतीय विद्वानों के समान ही। भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है, ब्लॉक व ट्रेगर। तो भाषा की उत्पत्ति के भी बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो हमने इन परिभाषाओं के आधार पर जो हम बात निकलती है, ये देखिए हमने जो जितनी भी परिभाषा देखी है भारतीय विद्वानों की, पाश्चात्य विद्वानों की, तो थोड़ी सी निकल कर रही है। इसमें कई परिभाषाएं दोषपूर्ण हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ अभाव है। जैसे कि हम बात करें कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा देखें, तो कामता प्रसाद गुरु जहाँ पर काफ़ी कुछ शामिल करते हैं। कामता प्रसाद गुरु भाषा व साधन जिसके द्वारा विचार दूसरों पर भलीभांति प्रकट कर सकता है, समझ सकता है। उसमें कमी हम देख सकते हैं कि उच्चारण अवयवों का कहीं पर उल्लेख नहीं है कि मनुष्य अपने विचार तो कर रहा है, अगर मनुष्य इशारे से भी कर रहा है तो उसको हम स्पष्ट भाषा नहीं कह सकते, लेकिन उच्चारण अवयव का उसने उपयोग किया है तो वो भाषा कहेंगे। हमने देवेंद्र नाथ शर्मा जी की भी परिभाषा देखी थी, तो वो ठीक है लेकिन इतनी उपयुक्त नहीं होगी। इनकी परिभाषा में भाषा की दो परिभाषाएं दे दी गई है और श्याम सुंदर दास की परिभाषा भी इतनी स्पष्ट नहीं कही जा सकती। अब जैसे हम बात करें भोलानाथ तिवारी की, तो वो काफ़ी कुछ स्पष्ट कर देते हैं। भोलानाथ तिवारी की जो परिभाषा है वो काफ़ी कुछ स्पष्ट कर देते हैं भोलानाथ तिवारी अपनी परिभाषा की। निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निस्सृत व सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन उसके, काफ़ी कुछ स्पष्ट करते हैं ये, लेकिन फिर भी ये कुछ दोषपूर्ण आती है। और हेनरी स्वीट की परिभाषा के बारे में सीताराम झा शाम ने कहीं पर कहा है, लिखा है कि हेनरी स्वीट की परिभाषा ठीक तो है पर इसमें ध्वन्यात्मक शब्दों के पहले सार्थक शब्द जोड़ने की आवश्यकता थी, तो सार्थक शब्द नहीं जोड़े गए। तो यानी परिभाषा को हम अगर हम सभी को देखें, सम्यक रूप से हम देखें एक साथ, तो हम पाते हैं कि बहुत कुछ एक रूप हमारे सामने आ जाता है। तो हम देखते हैं कि भाषा का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो भाषा की उपर्युक्त भारतीय एवं पाश्चात्य परिभाषाओं के आधार पर भाषा का स्वरूप निम्न रूपों में प्रकट होता है। जो हम देखते हैं ये सारी परिभाषाओं को जब हम एक साथ कर लेते हैं, समेकित करते हैं, तो एक समझ जो बनती है भाषा के विषय में वो इस प्रकार से है। भाषा वाचिक ध्वनि संकेत है, स्पष्ट होता है कि भाषा मानवीय है जिसकी सीमा में सिर्फ मानव वागेंद्रियों द्वारा उच्चारित सार्थक ध्वनियाँ भी आती है। चाहे कुत्ता भौं भौं कर रहा है, वो उच्चारण अवयव है, लेकिन वो मानव का नहीं है। तो भाषा मानवीय और वाचिक ध्वनि संकेत है। पहली बात ये स्पष्ट होती है। दूसरी बात यह होती है कि भाषा की एक व्यवस्था अपनी, कि भाषा में क्रमबद्धता होती है, सुसंबद्धता और सुव्यवस्थित योजना ही भाषा का मुख्य संगठन है। ये दूसरी विशेषता निकल कर आती है भाषा का रूप सही ढंग से व्यवस्थित करने के लिए। और एक और बात आती है कि हमने कई बार ये पढ़ा है कि भाषा अपने विचार विनिमय व्यक्त करने और उसे समझने में काम में आती है, तो इसको हम समाज सापेक्ष कह सकते हैं। तो समाज सापेक्षता भाषा का एक प्रमुख स्वरूप है जिसके कारण भाषा में जीवंतता एवं सार्थकता का गुण होता है। और जीवंतता निरंतर चलती रहती है, परिवर्तन होते रहते हैं, समाज परिवर्तन होते हैं, उसी प्रकार भाषा भी बदलती रहती है। और एक और स्पष्टता ये आती है कि भाषा यादृच्छिक होती है। ये यादृच्छिक शब्द कई बार आया है, तो यादृच्छिक को हम समझे तो इस प्रकार से कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेत है। तो भाषा में प्रयुक्त ध्वनि संकेत ऐच्छिक होते हैं। आपकी जैसी इच्छा, यादृच्छिक जैसी इच्छा हुई वैसा हमने काम में ले लिया। जैसे कि हमने पानी को जब हमने नाम लेना शुरू किया तब हमने उसको जल कह दिया, ठीक है, नीर कह दिया हमने उसको, अपनी यादृच्छिक जैसे इच्छा हुई उसे उसके अनुसार उसे प्रयोग में लाए हैं हम। और वहीं पर अंग्रेजी में उन्होंने यादृच्छिक ढंग से काम लिया तो उसको वाटर कह दिया है। तो इस ढंग से अलग अलग नाम रखे। जैसे कि भारत में अगर हम अपने काका कहते हैं, वहीं पर विदेश में अंकल कहा जाएगा। तो ये जो प्रतीकात्मकता है, कुल मिलाकर शब्द को समझने की बात है, तो अलग अलग नाम हो सकते हैं। और तो ये भाषा का स्वरूप इस ढंग से हम स्पष्ट कर पाते हैं कि इसे ही हम भाषा कहते हैं। इसी ढंग से हम आगे अगले जो अध्याय हैं उसी में आगे बढ़ते रहेंगे और भाषा की परिभाषा हम यहाँ पर स्पष्ट होती है और भाषा के अनेक रूप होते हैं।
जो हम धीरे धीरे समझेंगे। धन्यवाद।